नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बढ़ेंगे खबरों में आगे। उत्तराखंड में नेता विपक्ष इंदिरा हृदयेश गदरपुर पहुंची। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इंदिरा हृदयेश ने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नैनीताल संसदीय क्षेत्र का पहला दौरा है जो कि गदरपुर से शुरू हुआ है। बाकी विधानसभा क्षेत्रों में भी दौरा किया जाएगा। गदरपुर क्षेत्र में कहीं पर भी कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। अगर कहीं पर भी गुटबाजी है तो उसे समाप्त भी किया जाएगा। बूथ की कमेटी और नीचे स्तर पर ब्लॉक और ब्लॉक का पूरा गठन है या नहीं, और जिला स्तर पर, यहाँ नगर स्तर पर जो गठन है उसकी जानकारी प्राप्त करना। यदि कहीं कमी रह गई है तो, क्योंकि गठन से ही कार्यकर्ता मिलेंगे। और 2022 के संदर्भ में भी हम आए हैं कि अगली सरकार कांग्रेस की बने, इसलिए नैनीताल संसदीय सीट से हमने अपना पहला दौरा किया है और पहला दौरा भी गदरपुर से किया है। तो हम इसका आकलन करेंगे और आकलन करने के बाद उसमें जो सुधार हो सकता है, जो संभव हो सकता है, साथियों से अनुरोध करके, उनसे प्रार्थना करके कांग्रेस को मजबूत करने का आग्रह करेंगे। गुटबाजी ना कहीं है ना रहने दी जाएगी। यदि कहीं होगी तो उसे हम समाप्त कर देंगे। पूरी तरह करने की कोशिश नहीं करेंगे, कर देंगे। ठीक है, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। ठीक है, इंदिरा हृदयेश पहुंची गदरपुर और ऐसे में उन्होंने कहा है कि पार्टी को मजबूत करना है। ये तो अभी पहला ही दौरा है, इसके साथ साथ जो भी गुटबाजी होगी उसे समाप्त किया जाएगा। जी सर, आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस में लगातार गुटबाजी के कारण गदरपुर विधानसभा से लंबे समय से जो विधायक है नहीं जीत पाए, जिसके चलते नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश नैनीताल क्षेत्रीय पहला दौरा गदरपुर में था। तो यहाँ पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता है उनको जागरूक कर जनता को जागरूक करने के दिशा निर्देश दिए हैं। बिल्कुल। ठीक है, आगे किस तरह की और रणनीति बनाई गई है इस दरमियान? आगे की रणनीति ये है कि शीतकालीन जो ये ठंड है, ठंड के बाद से जो है विधानसभा की तैयारियों को लेकर जोर शोर से रैलियां और जागरूक अभियान चलाया जाएगा इनके द्वारा, कांग्रेस सरकार द्वारा। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भले ही 2022 में होने वाले हों, लेकिन सत्ता में बैठी बीजेपी इसका शंखनाद कर चुकी है। आपको बता दें कि 2020 में ही की जा रही है इसका शंखनाद, और बीजेपी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से बेहद गंभीर दिख रही है। बीजेपी चुनावों से पहले ऐसा चक्रव्यूह रचना चाहती है ताकि 70 विधायकों वाले राज्य की सत्ता उसी की गिरफ्त में रहे, और इस चक्रव्यूह की कमान खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संभालेंगे। जेपी नड्डा 2022 की चुनावी तैयारियों को भांपने के लिए नवंबर के अंत तक उत्तराखंड पहुंच सकते हैं। अपने 3 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे में नड्डा बीजेपी के हर उस पदाधिकारी से बात करेंगे जो पार्टी की नीतियों और सरकार के कामों को आम लोगों के बीच ले जाएगा। साथ ही नड्डा के प्रस्तावित दौरे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 3 दिवसीय उत्तराखंड में दौरा जो है प्रस्तावित है। साथ ही आपको बता दें कि वंशीधर भगत के मुताबिक इस दौरान नड्डा सबसे पहले प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और इसके बाद नड्डा की योजना किसान मोर्चा, महिला मोर्चा के साथ ही युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करके सरकार के कामकाज का फीडबैक लेना होगा। ऐसे में बीजेपी अभी से 2022 की तैयारी में जुट चुकी है। बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए खुद इसकी कमान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संभाल रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बिलखित पौड़ी में प्रथम नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन किया और राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि नयार घाटी में पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा और इसके लिए उन्होंने जिलाधिकारी पौड़ी को जमीन ढूंढने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन हर साल किया जाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलखेत में स्कूल का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। वैली है सतपुली और सतपुली के चारों तरफ, जो हमारी 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन उसमें सम्मिलित है, और उसी के तहत यहाँ पर एक झील का भी निर्माण किया जा रहा है जिस पर लगभग 1200 मीटर लंबी वो झील बनेगी, ताकि फ्यूचर में उस पर अगर सी प्लेन उतारना चाहें
तो सी प्लेन भी उतारा जा सके, क्योंकि उसके लिए कम से कम 1000-1200 मीटर की पट्टी चाहिए। जो यहाँ पर हो रहा है ये शुरुआत है एक तरह से। यहाँ पर तमाम जो साहसिक खेल है उसके लिए बहुत ही अनुकूल पाया गया है। जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में राजकीय महाविद्यालय अगस्त मुनि में बीएससी के छात्रों के अनुत्तीर्ण होने से गुस्साए छात्रों ने छात्र संघ के साथ विश्वविद्यालय प्रतिनिधि लवकुश भट्ट के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करके विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि बीएससी के छात्र बड़ी संख्या में अनुत्तीर्ण हुए हैं, जबकि टॉपर बच्चों को भी कम अंक दिए गए हैं। विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो विश्वविद्यालय छात्र प्रतिनिधि लवकुश भट्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय को कई बार अवगत कराने के बाद भी अभी तक कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके कारण हमारा प्रतिनिधि मंडल विश्वविद्यालय जाकर खुद बात करेगा और अगर तब भी बात नहीं बनी तो हम सभी लोग भूख हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे। साथ ही पीड़ित छात्र हिमांशु रावत ने कहा कि कई बार विश्वविद्यालय के चक्कर काटने के बावजूद भी मेरा बैंक का परिणाम नहीं आया है, जिस कारण मुझे और मेरे सहपाठियों को पीजी में एडमिशन की दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। साथ ही तमाम सरकारी नौकरियों में आवेदन करने में भी दिक्कतें आ रही हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से यह खबर, जहां पर राजकीय महाविद्यालय अगस्त मुनि में बीएससी के छात्रों के अनुत्तीर्ण होने से छात्र जो है गुस्साए हुए हैं। छात्र संघ के साथ विश्वविद्यालय प्रतिनिधि लवकुश भट्ट के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करके विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। आपको ये बता दें कि बीएससी के छात्र बड़ी संख्या में अनुत्तीर्ण हुए हैं, जबकि टॉपर छात्र भी कम अंक लेकर आए हैं क्योंकि उनको कम अंक दिए गए हैं। विश्वविद्यालय छात्र प्रतिनिधि लवकुश भट्ट ने कहा है कि विश्वविद्यालय को कई बार इस बाबत अवगत कराया गया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण हमारा प्रतिनिधि मंडल विश्वविद्यालय जाकर खुद बात करेगा। अगर तब भी कोई समाधान नहीं होता है तो छात्र जो है भूख हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे। साथ ही पीड़ित छात्र हिमांशु रावत ने बताया कि कई बार विश्वविद्यालय के चक्कर काटने के बावजूद भी उनका परिणाम नहीं आया है, जिसके कारण उन्हें और उनके सहपाठियों को पीजी में एडमिशन लेने में दिक्कतें आ रही हैं। साथ ही सरकारी नौकरी में आवेदन करने में भी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते सभी त्योहारों का रंग फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर भारत में मनाए जाने वाला छठ पर्व, छठ पूजा भी कोरोना के डर के चलते प्रतिबंधों के साथ मनाया जाएगा। धर्म नगरी हरिद्वार में जिला प्रशासन के द्वारा छठ पूजा मनाने के लिए गाइडलाइन जारी की गई है और इसी के तहत हर की पैड़ी के साथ ही अन्य सार्वजनिक गंगा घाटों पर छठ पूजा और सूर्य की आराधना पर रोक लगाई गई है। जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि सभी श्रद्धालु अपने घरों में रहकर कोरोना से बचाव करते हुए छठ का पर्व मनाएंगे। जिला प्रशासन द्वारा लगाई गई रोक के चलते छठ पूजा मनाने वाले लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं और उनकी मांग है कि जिला प्रशासन भारी भीड़ पर प्रतिबंध लगाए, मगर 1-2 लोगों को गंगा घाट पर छठ पूजा करने की अनुमति दी जाए। जिलाधिकारी सी रविशंकर का कहना है कि भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जमा होने से रोकने के लिए निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि इस वक्त कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है। हमारे द्वारा गंगा घाटों पर स्नान और पूजा श्रद्धालु करते हैं, उनमें रोक लगाने के लिए और अपने घरों में छठ पूजा मनाने के लिए एडवाइजरी हमारे द्वारा जारी की गई है। किसी भी स्थान पर भीड़ इकट्ठा ना हो, इसको लेकर हमारे द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। हम बिहार से आए थे, अब तो हमको छठ पूजा यहीं हो जाएगा। हम तो भाड़ा पर रहते हैं, कहाँ जाएंगे करने के लिए। एक आदमी तो आ सकता है ना, 10 आदमी नहीं आएगा, एक आदमी तो आ सकता है। एक आदमी पर एक आदमी आएगा, जो हाथ में लोग देगा ना, जो पर्व करता है। आज खड़ना है हम लोग, हमें तो जगह है नहीं, कहाँ के भाड़ा के घर में कहाँ करेंगे, फिर बताइए कहाँ करेंगे। नहीं मिट्टी है न उटी है, कहाँ पर करेंगे, पानी कहाँ डालेंगे। कुछ रहेगा तब ना पानी डाल के करेंगे। हाँ, सब जानते हैं कोरोना से। अब फटक्का जितना फूटा है उसमें नहीं प्रदूषण हुआ, उसमें भी हुआ ना। नहीं, एक आदमी के साथ एक आदमी को आना चाहिए। 5 आदमी का रोक लगा दीजिए, पूरा परिवार नहीं आएगा। एक आदमी के साथ एक आदमी को आना चाहिए। जो हाथ में देगा सो अपना सुरक्षित करेगा, मास्क लगा कर सब आएगा। नहीं आधा घंटा खड़ा रहेगा, 5 मिनट खड़ा रहेगा पानी में। हम लोग तो एवे कहाँ जाएंगे। हम लोग गाइडलाइंस को देखते हुए, कोविड का अभी बढ़ता हुआ जो संक्रमण को देखते हुए एक निर्णय लिया गया है। इसमें हम लोग पब्लिक जो घाटों में आकर के जो है ये स्नान आदि में थोड़ा सा प्रतिबंध लगा रहे हैं। अदरवाइज़ जो है लोगों का जो अपने घरों से जो है ये धार्मिक भावनाओं को यथावत रखते हुए हम लोग जो है पूजा पाठ वो कर सकते हैं करके हमारा एडवाइजरी में जारी किया है। पब्लिक गैदरिंग और पब्लिक जो घाटों में जो स्नान है
अगली खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां पर पुलिस को मुस्तैद रखने के लिए समय समय पर अधिकारियों द्वारा थाने चौकियों का निरीक्षण किया जाता है, जिससे ड्यूटी पर तैनात अधिकारी और सिपाही अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाएं। साथ ही थाने और चौकियों में रखरखाव को लेकर जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित भी किया जाता है। इसी कड़ी में बहादुराबाद थाने में रखरखाव को लेकर वार्षिक निरीक्षण के तहत सीओ बहादुराबाद विजेंद्र डोभाल द्वारा निरीक्षण किया गया। थाने की मरम्मत के साथ साथ थाने में हथियारों और थाने में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी सीओ द्वारा दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। साथ ही जिले के थाने चौकियों में कई कमियां भी पाई जाती हैं और इन्हीं को दुरुस्त करने के लिए पुलिस अधिकारियों द्वारा लगातार थाने और चौकियों का निरीक्षण कर दिशा निर्देश दिए जाते हैं और साथ ही थाने में आने वाले पीड़ितों की सुनवाई वक्त से हो सके, इसको लेकर भी अधिकारियों द्वारा थाने में ड्यूटी कर रहे पुलिस के जवानों को निर्देशित किया जाता है, जिससे पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी को प्रमुखता से निभा सकें। इस दौरान सीओ ने थाना इंचार्ज सहित तमाम पुलिसकर्मियों से हथियार भी चलवा कर देखे। बहादुराबाद का अर्धवार्षिक निरीक्षण था और इसमें पिछले 1 जनवरी से लेके और जून तक की जितने कार्य वो अपराध से रिलेटेड हों थाने का मुआयना किया जाता है और समीक्षा की जाती है कि इन 6 महीनों तो पुलिस को मुस्तैद रखने के लिए समय समय पर अधिकारियों द्वारा थाने चौकियों का निरीक्षण किया जाता रहा है, इससे ड्यूटी पर तैनात अधिकारी और सिपाही अपनी ड्यूटी को बखूबी निभा सकें। थाने और चौकियों में रखरखाव को लेकर अधिकारियों द्वारा निर्देशित भी किया जाता है। इसी कड़ी में बहादुराबाद थाने में रखरखाव को लेकर वार्षिक निरीक्षण के तहत सीओ बहादुराबाद विजेंद्र डोभाल द्वारा निरीक्षण किया गया। थाने की मरम्मत के साथ साथ थाने में हथियारों और थाने में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी सीओ द्वारा दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। जिले के थाने चौकियों में कई कमियां भी पाई जाती हैं और इसी को दुरुस्त करने के लिए पुलिस अधिकारियों द्वारा लगातार थाने चौकियों का निरीक्षण किया जाता है, दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। इसी कड़ी में ये निरीक्षण किया गया। विकास हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विकास, बहादुराबाद सीओ के द्वारा थाने और चौकियों का निरीक्षण किया गया, क्या कुछ कमियां पाई गई और किस तरह के निर्देश जारी किए गए? विकास, आवाज मिल रही है आपको? जी विकास, सीओ बहादुराबाद के द्वारा आज थाने और चौकियों का निरीक्षण किया गया है, किस तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए और क्या कुछ कमियां पाई गई? बिल्कुल सुनील, आपको बता दें पुलिस को मुस्तैद रखने के लिए समय पर अधिकारियों द्वारा थाना और चौका का निरीक्षण किया जा रहा है। ड्यूटी पर तैनात अधिकारी और सिपाही अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाए। साथ ही थाने और चौकियों में रखरखाव को लेकर अधिकारियों द्वारा निर्देशित भी किया जाता है। आज बहादुराबाद थाने में रखरखाव को लेकर वार्षिक निरीक्षण के तहत सीओ बहादुराबाद विजेंद्र डोभाल द्वारा निरीक्षण किया गया। बहादुराबाद थाने में व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। थाने की मरम्मत के साथ साथ थाने में हथियारों और थाने में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी सीओ बहादुराबाद द्वारा दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। सीओ बहादुराबाद थाना द्वारा थाना के जो इंचार्ज सहित तमाम पुलिसकर्मियों को हथियार चलवा देखे गए। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है,
वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। उत्तराखंड के मसूरी में 20 नवंबर से 22 नवंबर तक होटल सवाई में होने वाली वैली ऑफ वर्ड साहित्य कला उत्सव में देश विदेश के नामचीन साहित्यकार जुड़ेंगे। वर्चुअल उत्सव का उद्घाटन तिब्बती समुदाय के धर्मगुरु दलाई लामा करेंगे। इस दौरान फ्रांस के राजदूत एडवर्ड लेनेन मसूरी आएंगे और भारत फ्रांस के संबंधों पर भी चर्चा होगी। साथ ही आपको बता दें, कोरोना महामारी के चलते यह उत्सव पहली बार वर्चुअल किया जा रहा है। इसमें करीब 1 लाख लोगों के जुड़ने की संभावना है, जबकि अब तक इसमें करीब 35,000 लोग अपना पंजीकरण करा चुके हैं। देश विदेश से लोग इससे जुड़ पाएं। इस उत्सव में कविता पाठ के साथ साथ पुस्तक पाठ भी होगा और कई बड़े लेखकों की पुस्तकों का विमोचन किया जाएगा। इस उत्सव में करीब 1 दर्जन साहित्यकार जुड़ रहे हैं। आपको ये बता दें कि इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ ही रमेश पोखरियाल निशंक के साथ कई बड़े अधिकारी भी शामिल होंगे। और इस बीच मशहूर लेखक उपन्यासकार रस्किन बॉन्ड और गणेश शैली की पुस्तक द सागा ऑफ सवाई का भी विमोचन किया जाएगा। पंजाब में है, दिल्ली में है और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इसमें जुड़ी हुई हैं। तो मेरा अपना मानना है, जो हमारा टारगेट है कि कम से कम 1 लाख लोग इस पे वर्चुअली जुड़ेंगे, क्योंकि अभी तो 2 दिन और हैं रजिस्ट्रेशन के लिए और काफ़ी ज़्यादा आप सबके सहयोग से और ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग देख पाएंगे उतना ही बढ़िया होगा हमारे लिए। हाँ, वो जो ओपनिंग है वो दलाई लामा जी ने हमें मैसेज दिया है। उनका मैसेज, अगर उन्होंने कहा था कि उनकी एज तो अब काफ़ी है, तो कह रहे थे अगर मैं खुद पढ़ सकूँगा तो खुद पढ़ूँगा, वरना उनके नुमाइंदे जो हैं वो मैसेज उनका पढ़ेंगे। वो फ्रांस के एम्बेसडर तो यहीं आएंगे। जो फ्रांस हमारा पार्टनर कंट्री है, तो एम्बेसडर एडवर्ड लेनैन वो यहीं आएंगे। उनकी वार्तालाप होगी कि फ्रांस का भारत पे क्या इन्फ्लुएंस रहा। और एक और डिस्कशन जो उसमें हो रही है वो ये है कि जैसे पुर्तगाल और फ्रांस 2 अपनी अपनी छोटी छोटी ऑनक्लेव छोड़ गए, तो पुर्तगाल के साथ तो भारत को बहुत जद्दोजहद के बाद गोवा में 1961 के अंदर ही आ पाया। लेकिन फ्रांस में जैसे चंदन नगर था, पुडुचेरी थी, कराईकाल था, ये सब का जो इंटीग्रेशन हुआ भारत के साथ बहुत ही, इसको कहा जा सकता है कि सरल तरीके से। और बहुत भारतीय जनता पार्टी ने टिहरी जनपद के अपने सभी मोर्चों को सक्रिय करना शुरू कर दिया है और इसी क्रम में बीजेपी कार्यालय में एक बैठक का सभी मोर्चों का गठन करने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई। ये बैठक की गई और बीजेपी के जिला अध्यक्ष विनोद रतूड़ी ने कहा कि प्रदेश हाईकमान के निर्देश पर हमारे द्वारा मोर्चे का गठन कर दिया गया है और इस अवसर पर नई टिहरी शहर के मंडल अध्यक्ष विजय कठेत, उदय रावत और साथ ही ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष मस्ताने नेगी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीच
इसमें युवा मोर्चा से लेकर के और सभी 6 मोर्चों का भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने जिलाध्यक्षों की घोषणा की है। और जैसे प्रदेश नेतृत्व का दिशा निर्देश हम लोगों को है कि अतिशीघ्र सभी मोर्चों की जिले की कार्यकारिणी और मंडल अध्यक्षों की घोषणा करनी है। इस निमित्त आज हमने ओबीसी मोर्चा की जिले की कार्यकारिणी और मंडल अध्यक्षों की घोषणा आज हुई है और कल तक हम अनुसूचित जाति मोर्चा और महिला मोर्चे की घोषणा कर देंगे। परसों किसान मोर्चे की घोषणा हो जाएगी। ऐसे ही लगभग हमारी बीच में सभी मोर्चों की जिले की कार्यकारिणी और मंडल अध्यक्षों की सूची हमारे पास मंडल अध्यक्षों के माध्यम से आ गई है और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और कई मंडलों से, कई विधानसभाओं से, विभिन्न राजनीतिक दल को छोड़ करके लोग भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने का मन। हरिद्वार में जिला आपूर्ति विभाग के निरीक्षक का रिश्वत लेने का वीडियो सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद जिलाधिकारी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित कर दिया। साथ ही विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए कि अगर कोई भी अधिकारी या फिर कर्मचारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपस में इनका पहले उधर बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हरजीत सिंह ऋषिकेश पहुंचे, जहां पर हरजीत सिंह का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान महामंत्री ने ऋषिकेश के संतों से आशीर्वाद लिया और मौके पर त्रिवेणी घाट स्थित एक होटल में कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें पत्रकारों से वार्ता करते हुए हरजीत सिंह ने दावा किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में युवा बीजेपी की सरकार बनाने में अहम भूमिका अदा करेगा। हरजीत सिंह ने पहाड़ से युवाओं का पलायन होने का दोष भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार के सिर पर मढ़ा। साथ ही कहा कि वर्तमान समय में पलायन रोकने के लिए 70% लोगों को सिडकुल में रोजगार दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक परिवार है, मैं ये मानता हूँ। और परिवार के अंदर क्या होता है, वो हर किसी के परिवार के अंदर होता है। थोड़ी बातचीत भी होती है, थोड़ा आदमी गुस्सा भी होता है, लेकिन वो सब परिवार है। और परिवार का जो मुखिया है वो हमारा कमल का फूल है और पार्टी का जो हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश होगा उसका पालन प्रत्येक कार्यकर्ता करता है, क्योंकि एक विश्व के अंदर अगर कोई पार्टी ऐसी है जिसमें संस्कारी जो संस्कार होते हैं वो किसी कार्यकर्ता के अंदर होते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो एक सिपाही के रूप में काम करता है और उसे अपना लक्ष्य पता होना चाहिए। और जब कमल का फूल उसके सामने होता है तो वो सिर्फ अपना लक्ष्य देखता है और उस लक्ष्य के रूप में काम करता है। तो मैं ये निश्चित रूप से समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भी आप, मेरे को पता नहीं कि उनके अंदर क्या आप बात कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई कलह नहीं है, कोई विवाद नहीं है और पूरा उत्तराखंड पूरा एकजुट है और एकजुट होकर काम करेगा। और निश्चित रूप में 2022 खबर रुड़की से है, जहां पर एक और कोरोना की महामारी से देश जूझ रहा है तो वहीं दूसरी ओर बदलते मौसम की वजह से अन्य बीमारियां भी बढ़ने लगी हैं। मौसम बदलने के साथ ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा सर्दी, जुकाम, बुखार और हृदय रोगी अस्पताल पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि कई जगहों पर कोरोना के साथ साथ मलेरिया और डेंगू के भी मामले सामने आ रहे हैं। डॉक्टर जो हैं बुखार के मरीजों की पहले कोरोना जाँच कर रहे हैं। अगर कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो मरीजों का मलेरिया और डेंगू की जाँच भी कराई जा रही है। तो एक ओर जहां कोरोना महामारी से पूरा मुल्क जूझ रहा है तो वहीं दूसरी ओर बदलते मौसम की वजह से अन्य बीमारियां भी अब बढ़ने लगी हैं। मौसम बदलने के साथ ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे ज़्यादा सर्दी, जुकाम, बुखार और हृदय रोगी अस्पताल पहुंचने लगे हैं। आपको ये बता दें कि कई जगहों पर कोरोना के साथ साथ मलेरिया और डेंगू के भी मामले सामने आ रहे हैं। डॉक्टर बुखार के मरीजों की पहले कोरोना जाँच करते हैं और उसके बाद जब रिपोर्ट नेगेटिव आती है तब मरीजों का अन्य इलाज यानी कि मलेरिया और डेंगू की जांच कराकर इलाज और उपचार किया जा रहा है। तो मौसम बदल रहा है और लोगों की सेहत पर खासा असर भी पड़ रहा है। उत्तराखंड के टिहरी जिले में NH 94 पर ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत चंबा में टनल निर्माण से गुलडी गांव के मठियान गांव में परिवारों को खतरा बढ़ने लगा है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने टनल का निर्माण कार्य बंद कराकर विस्थापन की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि टनल निर्माण
कि शुरुआत से ही उनके घरों में दरारें बढ़ने लगी हैं और कई बार कार्यदायी संस्था द्वारा इसके लिए बोला भी गया, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। अब दरारें इतनी बढ़ गई हैं कि मकान के गिरने का खतरा बना हुआ है, जिससे ग्रामीण दहशत के साए में जीने को मजबूर है। टर्नर की वजह से हमारे खेत, पहले तो हमारे खेत बर्बाद हुए, फिर 2 मकानों में आई दरारें, सारे घर में मतलब रहने के काबिल नहीं है। फिर आगे आगे जाके जहाँ इनकी सोरंग गई वहाँ भी हमारे मकान सारे बर्बाद हो गए। हमारे जो रह रहे थे वहाँ वो भी हमने भगा दी कि भाई यहाँ रहने के लायक नहीं है। अब हम भी रात दिन हम डर रहे कि कभी कोई नुकसान न हो जाए, कोई खतरा न हो जाए। खेत भी हम न बना सकते, खेत भी बर्बाद कर दी, मकान भी बर्बाद कर दी। अब बताओ हम क्या करें? इतना हम भाग रहे इधर उधर, डैम की बाहर सारे जा रहे, कोई हमारे सुनने को तैयार नहीं। आया था अधिकारी वगैरह? हाँ आए थे, पर ऐसे बोल रहे कि उसके पास जाओ, वो ऐसे है वो ऐसे है, हमको ऐसे मतलब वो बना रहे, बेवकूफ बना रहे। तो आगे क्या करेंगे अब आप लोग? आगे हम जो है उसी काम रुका देंगे और धरना धरेंगे, चाहे हम मर जाएंगे, चाहे हम जेल जाना होगा, पर हम छोड़ेंगे नहीं अपना हक। वहाँ पर देखा, सर्वे भी करा था, दिखने गए लोगों के घरों में तो इतनी दरारें हैं वहाँ पर कि लोगों का रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और ना तो प्रशासन इनकी सुध लेने को तैयार है, आते हैं और इन लोगों को एक देके सांत्वना दे के चले जाते हैं और ये लोग इसी स्थिति में अभी भी रह रहे हैं। मैं प्रशासन से आग्रह करूंगा, हम एक दिन का सांकेतिक धरना दे रहे हैं। अगर मेरे नगर की जनता को यहाँ पर परेशानी होती है तो हम इस काम को परमानेंट रुकाने का काम करेंगे और इस काम को नहीं होने देंगे और यहाँ परमानेंट धरने पे हम लोग बैठेंगे। इतनी माताएं, हमारी बहनें परेशान हो रही हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।